चलिए हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल आपने लास्ट टाइम में देखे थे गैल्वेनिक सेल। आज उसी के आगे एक हम टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आपका डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहते हैं, ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, उसको समझनी आवश्यक है। चलिए अब बैटरी देखें, ऐसे ही होता है। है इस बैटरी का 1.5 वोल्ट कैपेसिटी होता है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहते हैं? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोरेड पोटेंशियल व्हेन नो करेंट फ्लो दी सेल। ये किस समय की बात कर रहा है? जब इस सेल से कोई प्रकार का करंट बाहर ना निकल रहा हो। क्या बात समझ में आया? सेल है ना, तो इस सेल का पावर कितना? 1.5 वोल्ट। अगर यहां से करंट ना निकल रहा हो तो इसका ईएमएफ कितना? 1.5 वोल्ट। वही 1.5 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। कब? जब यहां से कोई प्रकार का करंट ना निकल रहा हो। बात समझ में आया? अब जब हम इसमें क्या कर दें, करंट को सप्लाई कर दिए तो इसका 2 टर्मिनल बना आपका, एक टर्मिनल ये वाला और एक टर्मिनल ये वाला। अब यहां से आपका 1.5 वोल्ट निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स है। आपका कंडक्टर लगा हुआ है और कंडक्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है, नहीं करता है, रेसिस्ट करता है। तो क्या आपका यहां पे 1.5 वोल्ट पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसका टोटल ही पावर कितना है? 1.5, और यहां से ये 1.5 निकाल रहा है, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रॉन उधर आएगा, यानी कि उधर जितना करंट जा रहा है उसको, कुछ करंट को क्या करेगा? रोकेगा। तो क्या 1.5 वोल्ट पहुंच पाएगा वहां पे? नहीं। तो यहां का जो वोल्टेज मिलेगा वो लमसम आपको मान के चलिए कि 1.2 मान के चलते हैं, ठीक। यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जब किसी सर्किट में हम करंट को सप्लाई करते हैं तो 2 टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज का अंतर होता है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी बैटरी में स्टोरेज, उसका कैपेसिटी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी कि व्हेन नो करंट इज फ्लो, जब उससे कोई किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब। बात समझ में आया? तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, तो क्या होगा बोलिए तो? इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोरेड पोटेंशियल व्हेन करंट फ्लो दी सेल। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे? व्हेन यहां पे लिख दिया ना हम, करंट फ्लो दी सेल। जब करंट से सेल से हमारा क्या शुरू होगा बहना? करंट बहना शुरू होगा, और ये जब करंट नहीं बहेगा। क्लियर? जैसे मान के चलो कि ये बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना? 1.5, तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना? 1.5। क्यों? क्योंकि इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आप बीच सर्किट को जोड़ देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और उस करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे रेसिस्ट पैदा होगा कंडक्टर पे, तो आपका 1.5 वोल्ट आपको जहाँ पे मेजर करेंगे वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो वही अंतर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जब आप करंट को इससे फ्लो कराते हैं तब, ठीक। चलिए, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। अब इस बैटरी में 1.5 वोल्ट है, तो क्या इस सेल से आप 1.10 वोल्ट पा सकते हैं? 1.10 वोल्ट पा सकते हैं? मैक्सिमम कितना पा सकते हैं? 1.5 ही पा सकते हैं। यही चीज लिखा हुआ है, बोलो। इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। जितना हमको उसका मैक्सिमम है वो हम सिर्फ उसका सेल से पा सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसमें करंट फ्लो किए तो क्या हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा?
मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम तो दिखाए थे यहाँ पे 1.2 मिलेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिला, तो हमको क्या वोल्टेज मिलेगा? इसको हम लिख देते हैं, इट इज द लेस वोल्टेज एज कंपेयर टू मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी obtained from the cell। बात समझ में आया? जो आपको वहां पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज से कम ही रहेगा। नहीं समझ में आया? इस बैटरी पे कितना? 1.5 वोल्ट। अब यहां से आप करंट जोड़ के निकाले, सर्किट में लेके गए, सर्किट में आप मेजर करेंगे तो क्या आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा? नहीं, 1.5 वोल्ट से कम मिलेगा। यही लिख दिया गया है। क्लियर? तीसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीसी है वहाँ से डायरेक्ट आपका डायरेक्ट करंट निकलता है, उसमें रेक्टिफायर करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा प्लस प्लस होता है और माइनस माइनस होता है। क्लियर? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर आप डीसी करंट भी अप्लाइड करते हैं तब भी आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। केवल क्या स्टेडी करंट से मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस? आपका डीसी करंट से भी मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहां पे हम सीधे लिख दें क्या? नॉट रिस्पॉन्सिबल। लो, याद हुआ ये तीनों डिफरेंस? 3 नंबर के लिए पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया? चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी हम पढ़ रहे हैं सेल। तो सबसे पहले जितना भी यहाँ पे सेल आती है, यानी कि बैटरियाँ आती है, उस बैटरी को सबसे पहले क्या कर देते हैं हम लोग? ख़त्म करते हैं। फिर इसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें चलेंगे। ठीक, कल आपने देखा था गैल्वेनिक सेल, आज हम देखेंगे डैनियल सेल। डैनियल साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बनाया था? एक सेल बनाया था। ठीक, और उसी सेल को हम क्या कहते हैं? डैनियल सेल कहते हैं। क्लियर? बात कर रहे हैं हम लोग किसका? डैनियल सेल का। समझिएगी सबसे पहले इसका मैकेनिज्म को क्या होता है। डैनियल सेल में हम क्या करते हैं? एक तांबे का बना हुआ वेसल लेते हैं, यानी कि कटोरा लेते हैं। क्या लेते हैं? तांबे का बना हुआ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बाहर का कटोरा बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, ये किसका बना हुआ है? तांबे का बना हुआ है, सीयू वेसल है। ठीक, इस बड़ा सा तांबे का बर्तन पे हम एक पोरस पोट रखते हैं। क्या रखते हैं? पोरस पोट। पोरस का मतलब हम बता चुके हैं, जहाँ हमारा क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जैसा होता है, वहाँ से आपका लिक्विड इधर उधर आर पार हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या ले लिए? एक पोरस पोट ले लिए, और इस पोरस पोट के अंदर पे हमने और एक रड को डाल दिया। दिखाई देता है? यहाँ पे हमने एक और रड को डाला। ये रड आपका किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। समझ में आया? जो बड़ा पोट लिए, बाहर में जो पोट है, वेसल है, वो किसका बना हुआ है? सीयू यानी कॉपर का। इसके अंदर पे हमने क्या रखा? एक पोरस पोट, और पोरस पोट के अंदर पे हमने रखा जिंक का इलेक्ट्रो रड। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। है अब इस वेसल को का एक टर्मिनल को और इस रड का एक टर्मिनल को हम कहां से जोड़ दिए हैं? वोल्ट मीटर से जोड़ दिए हैं। आप वहां पे चाहे तो बल्ब जोड़ सकते हैं, है ना? क्यों? आपको वहां पे पोटेंशियल मिलने वाली है। अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो बताइए कौन आपका नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है? Zn पॉजिटिव, नेगेटिव, और Cu आपका क्या है? पॉजिटिव।
यही तो सीखे हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल में जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्लियर? याद आया कुछ? और जो एनोड है उसमें ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एनोड में आपका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, जबकि कैथोड पे यानी कि Cu पे रिडक्शन होने वाला है। क्लियर? इस Cu वेसल में हमने कंसंट्रेट CuSO4 का सॉल्यूशन लिए हैं। ठीक, क्या लिए हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन लिए हैं, और इस पोरस पॉट के अंदर पे हमने लिया है डाइल्यूट H2SO4। बात समझ में आया? क्या लिए हैं, डाइल्यूट H2SO4 लिए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे CuSO4 का कमी ना हो इसके लिए हम यहाँ पे इसका क्रिस्टल भी रख दिए हैं, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा भी रख दिए हैं। क्लियर? अब जब इस दोनों टर्मिनल को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये सेल का वर्किंग शुरू होता है। समझ में आया? क्या शुरू होता है, वर्किंग शुरू होता है। अब वर्किंग शुरू होता है तो किस तरह से शुरू होगा उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। यहाँ पे क्या है आपका, डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 भी आपका टोटली क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। तो माइनस होने की वजह से इस Zn पे आपका जितना भी पॉजिटिव आयन है, क्या पॉजिटिव आयन होगा इसमें, Zn+2, Zn+2 आयन इस सॉल्यूशन पे निकल के घुलने लगती है। समझ में आया? घुलेगा ना? क्यों घुलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही आपका क्या है, पूरा नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव किसको अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव को। तो इस जिंक में जितना भी पॉजिटिव आयन है उस आयन को क्या करेगा, वो सॉल्यूशन अपनी ओर खींचेगा। अगर बहुत सारा जिंक का आयन इस सॉल्यूशन में घुलने लगे तो ये रड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बोलो क्या होने लगेगा, लाइब्रेट होगा। क्या होने लगेगा, लाइब्रेट होने लगेगा, यानी कि धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, आपका गलने लगेगा, और ये Zn कहाँ पे मिलने लगेगा, आपका इस सॉल्यूशन पे मिलने लगेगा। क्या बात समझ में आया? अब यहाँ पे टोटली प्लस चार्ज अगर निकल के ख़त्म हो जाए, समझेगी बात को, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर जाएगा। बोलो, प्लस वहाँ से निकल रहा है, नहीं समझ में आया, प्लस वहाँ से निकल रहा है किसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ जो नेगेटिव है उसको। तो यहाँ पे जो नेगेटिव बढ़ते जाएगी उस नेगेटिव को क्या करेगा, ये रड अपनी ओर खींचते चला जाएगा, खींचेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जो ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे क्या होगी, फ्लो होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी, किस रूप में फ्लो होगी, आयन के रूप में। ध्यान देना, ठीक, किस रूप में फ्लो होगी, आयन के रूप में। बात समझ में आया? अब यहां से जो हम क्रिस्टल लेके लाए हैं, ध्यान से दिख रहा है आपको, किसको क्या लेके लाए हैं, क्रिस्टल लेके लाए हैं। ये क्रिस्टल जो CuSO4 के रूप में है, ये Cu आपका इसमें क्या होने लगेगी, लाइब्रेट होने लगेगी। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, प्लस है। तो ये प्लस है, तो यहां से आपका किसको रिलीज करेगा, ये माइनस को। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है इधर इलेक्ट्रॉन, समझेगी पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां पे इस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नेगेटिव बढ़ेगा। तो एक आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन स्थापित होगा, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इसका अंदर पे जो प्लस चार्ज है उसके अंदर पे, ठीक होगा इक्विलिब्रियम।
लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि वहां पे आपका क्या कम होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्लस कम होने लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इस सॉल्यूशन से ये क्या करेगा, Cu+2 को लेगा भी तो। जस्ट इसका उल्टा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है, Zn+2 को दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो यहां से Cu+2 को लेगा भी। समझ में आया बात? अगर Cu+2 को लिया तो ये भेसल किसका बना हुआ है, Cu का ही बना हुआ है, तो ये Cu का ये भेसल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। यानी कि इसमें जो आयन के रूप में आपका Cu है वो इसमें क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा, और ये भेसल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। समझ में आया? ये रड घटने लगेगा और ये भेसल बढ़ने लगेगा, और ये सेल तभी तक काम कर सकता है जब तक कि ये वाला आपका इलेक्ट्रोरेड पूरी तरह से लाइब्रेट ना हो जाए। पूरी तरह से वो रड आपका अगर लाइब्रेट हो गया तब आपका सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। बात समझ में आया? Yes, sir. ये क्या है आपका, ये जो डिपॉजिट क्या है, Cu लेयर, कॉपर का लेयर है जो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और ये वेसल धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होगा। बात समझ में आया? Yes, sir. तब अगर हम इसकी बात करें, आप यहाँ पे हमारा 2 हाफ सेल है, तभी तो एक सेल बना। Yes, sir. कौन कौन, एक Zn वाला और एक Cu वाला, 2 हाफ सेल। 2 हाफ सेल को जोड़ेंगे तो एक सेल बनेगा। तो लिखते हैं ऑन जिंक इलेक्ट्रो रड, इसका थ्योरी लिखिएगा, ऑन जिंक इलेक्ट्रो रड। जिंक में आपका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक वहां पे जमा हो रहा है या लाइब्रेट हो रहा है, लाइब्रेट हो रहा है। क्यों लाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि वो अपना आयन को सॉल्यूशन पे छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। ये जिंक का आपका सॉलिड रड है ये वाला। ये जिंक किसको छोड़ रहा है, जल्दी बोलिए, आयन को, यानी कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है। अब ये इसको छोड़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बोलो जल्दी, लाइब्रेट होगा, खत्म होगा, गलने लगेगा। ठीक, ये कब होती है, ऑक्सीडेशन पे। बात समझ में आया? दूसरी हम बात किसका करेंगे, ऑन Cu भेसल। भेसल ही है ना, रड के रूप में तो हम लोग लिए नहीं है। अब बताइए, ये Cu क्या छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, छोड़ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, उसका मतलब आपको समझ में आता है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और इधर जाके ये क्या बन रहा है, Cu सॉलिड बन रहा है, तभी तो ये मोटा हुआ। कौन, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन आपका किसका है, CuSO4 का। और थोड़ा सा सेल ज़्यादा चले इसलिए हम CuSO4 का क्रिस्टल भी लगा देते हैं, ताकि वो और गले और उसमें जमा हो जाए और सेल हमारा थोड़ा सा और लाइफ गेन करे। ठीक, समझ में आया? ये Cu का सॉल्यूशन था। इस Cu सॉल्यूशंस का जो आयन है, वो आयन इस तांबे का बर्तन पे क्या होने लगता है, चिपकने लगता है। अगर ये चिपकेगा तो ये क्या करेगा, इधर का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है उस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को ये सॉल्यूशन पे छोड़ेगा। ठीक, और इस तरह से इस Cu4 में एक लिमिट आपका कॉपर है, एक समय आएगा खत्म होगा कि नहीं होगा, वो होगा। अगर वो Cu खत्म हो गया तो ये सेल आपका काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए इसमें हम थोड़ा सा क्रिस्टल भी डाल देते हैं। दोनों में से कोई भी खत्म हो तो ये सेल का वर्किंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये Cu जो क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ लेयर के रूप में, वो कैसा है, सॉलिड। क्लियर? और यहाँ पे जो इसमें घुला ये क्या है, एक्वस के फॉर्म पे, पानी के रूप में यहाँ पे है ना, जल के रूप में, मतलब विलयन के रूप में घुल रहा है।
इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सबका बनावट अलग अलग है, वर्किंग सबका क्या है, सेम है। कल आप गैल्वेनिक सेल पढ़े थे, उसमें भी यही हुआ था। दूसरा चीज हुआ था, सिर्फ उसका बनावट अलग था, इसका बनावट अलग है। दोनों का थ्योरी क्या है, सेम है। डाउट है? इस डैनियल सेल का वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे कि हम लोग के पास में ड्राई सेल होता है क्या, उस ड्राई सेल का वैल्यू कितना, 1.5 वोल्ट होता है ना। तो इस तरह से इस सेल का वैल्यू क्या होता है, 1.10 वोल्ट होता है। समझ में आया? कैसे आता है वो आप समझ में आता है आप लोगों को। इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज में दोनों का वैल्यू को आप जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 1.10 वोल्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, बोलिए कॉपर का कितना है, 34, कितना है, 0.34 -76, हम -0.76 वोल्ट, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। यानी कि इस सेल का ई सेल मतलब ईएमएफ वैल्यू जिसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 1.10 वोल्ट है। जबकि देखिए कितना बड़ा है कि नहीं है। अगर हमको किसी 5 वोल्ट का क्या चलाना हो, इंस्ट्रूमेंट को चलाना हो, गैजेट को चलाना हो, तो हमको कम से कम 5 इस तरह का सेल लगाना होगा तभी चल पाएगा। तो ये हमारे लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, नहीं था इम्पॉसिबल। इसीलिए ये सारी सेल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जैसे नया नया चीज़ इन्वेंट होते गया, ये सेल सबको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू करते गया। दूसरी चीज़ मान के चलिए कि इसका वर्किंग एक बार ख़त्म हो गया, ठीक, तो आपको नया इलेक्ट्रोड लगाना होता, नहीं नया वेसल लगाना होता, नया सॉल्यूशन डालना होता, तब वो सेल आपका काम करता। और उसमें भी कितना देता वोल्टेज, 1.10 वोल्ट। जबकि हमारा ड्राई सेल छोटा सा है तब भी 1.5 वोल्ट दे देता है। क्लियर? तो ये था आपका डैनियल सेल। समझ में आया? कुछ भी नहीं लिखना है। अगर वहाँ पे डैनियल सेल के बारे में पूछा तो सीधे आप ये फिगर को बनाएंगे। फिगर तो समझ में आ गया होगा, ठीक। और इसका क्या लिखेंगे, सीधे आप थ्योरी लिख देंगे। एक आपका जिंक पे हुआ है और एक कॉपर पे हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? पूछना है यहाँ पे किसी को, डाउट है? सिर्फ आप एक सेल याद करेंगे, टोटली सेल आपका बन जाएगा। क्लियर? चलिए अगला फिर से एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम होगा आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी कि सूखा बैटरी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि जनरली हम डेली लाइफ में जो आपका घड़ियाँ होती है उससे में यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है, कोई ट्रांजिस्टर में यूज होता है, आपका रिमोट कंट्रोल में भी यूज होता है, ठीक। ये बैटरी आपका क्या कहलाती है, ड्राई सेल कहलाती है। ड्राई सेल का मैकेनिज्म को समझिए कि ड्राई सेल में क्या होता है, एक आपका जिंक, पतला सा जिंक का क्या होता है, वेसल होता है, ठीक। क्या होता है, वेसल होता है। उस वेसल में हम लोग किसको डाल देते हैं, ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट को इस जिंक के अंदर पे डालते हैं। पूरा तरह से नहीं भरते हैं, उसका केवल लेयर लगाते हैं जिंक के वेसल के अंदर। किसका लेयर, ZnCl2 प्लस NH4Cl का। फिर उसके ऊपर में हम चढ़ाते हैं पोरस पेपर, एक पेपर होता है, उस पेपर को चारों तरफ से क्या कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। उस पेपर को लगाने के बाद हम उसके अंदर पे फिर से एक पेस्ट भरते हैं। वो पेस्ट आपका क्या होता है, MnO2 प्लस कार्बन प्लस H2O का पेस्ट, ये ए है ना पेस्ट, ठीक। और सेंटर पे हमने लगा देते हैं एक ग्रेफाइट रड। क्लियर? और ग्रेफाइट रड के ऊपर पे हम लगा देते हैं एक मेटल कैप। जो मेटल कैप होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है
और जो इसका सबसे निचला भाग होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सेल की बात करें तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या होता है, कैथोड, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड। क्लियर? जब ये दोनों टर्मिनल को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक, यहाँ पे हम बल्ब भी लगा के दिखा दिए हैं, यहाँ पे वोल्टमीटर नहीं लगाए हैं समझने के लिए। क्लियर? अब इसका थ्योरी को समझिए कि यहाँ पे क्या होता है उसको। ठीक, ऑन जिंक वेसल, ये आपका क्या है, जिंक का वेसल है। इस जिंक वेसल पे क्या होती है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब बैटरी बहुत पुराना हो जाएगा ना, तो वो जिंक वेसल, मतलब उसको जब आप फाड़ेंगे उसका ऊपर का पेपर को, तो देखिएगा वो जिंक वेसल आधा दूर तक गला हुआ रहेगा, कहीं कहीं पर भी क्या रहेगा, आपका वेसल जैसा दिखाई देगा, नहीं तो कहीं कहीं पर पूरी तरह से क्या रहेगा, गला हुआ रहता है। देखें आप कभी उसको फाड़ के, तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, वो लाइब्रेट करता है। क्या करता है, लाइब्रेट करता है। ध्यान से देखिएगा, जिंक आपका क्या था, वेसल ग्रुप में सॉलिड, वो क्या किया, आयन को रिलीज किया, कितना आयन को, +2 में, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा, लाइब्रेट होने लगा, गलने लगता है। क्लियर? अब दूसरी कहानी समझिएगा कि हमारे पास में बीच में क्या है, ग्रेफाइट का रड है। ग्रेफाइट रड में क्या होती है, रिडक्शन होती है। यहाँ का पूरा मैकेनिज्म को समझिए, क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होती है। लेकिन इसके अंदर पे देखिए आपका क्या है, NH4 है, कहीं पे लिखे हम क्या, NH4, ये देखिए यहाँ पे है NH4। ये तो आपका क्या है, पोरस पेपर। क्या है ये, पोरस पेपर। यहाँ पे वेसल नहीं है, पेपर, केवल पतला सा क्या लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है। तो ये ग्रेफाइट रड के साथ में मिलके क्या करने लगता है, रिडक्शन करने लगता है। समझ में आया? रिडक्शन करता है तो ये NH4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या रिलीज करता है, NH3 गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। समझ में आया? किसको किसको रिलीज करता है, NH3 गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर? अब ये जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुआ तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके अंदर पे क्या है आपका, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसके साथ में फिर से क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। समझ में आया? क्या कर जाता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है, H2। आप देखे हैं वहाँ से कभी कभार पानी भी निकलता है। देखें हैं ड्राई सेल में बहुत दिन अगर छोड़ दें उसको तो वहाँ से पानी जैसा चूने लगता है, यही पानी है। क्लियर? किसके रिएक्शन से, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ उसके रिएक्शन से क्या बनता है, आपका पानी बनता है। और वही पानी हमको, इसीलिए तो ज़्यादा दिन तक हम लोग बैटरी को लगा कर नहीं छोड़ते हैं, ताकि हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। निकलता भी, आप देखे भी होंगे, बहुत दिन जब छोड़ देंगे ना बैटरी को तो वहाँ से क्या निकलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा। आगे समझिएगा। फिर आपके पास में क्या है, ZnCl2 है क्या, ये ZnCl2 यहाँ से क्या निकला हुआ है, NH3 भी निकला हुआ है। वो ZnCl2 इस NH3 के साथ में निकल के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देता है, जिसको हम सेल खत्म होने पर कचरा के रूप में फेंक देते हैं। ठीक, यही रहता है वो। आया समझ में ड्राई सेल? सिर्फ इसका फिगर ड्रॉ करना है और इसका ये थ्योरी लिख देना है। जिंक वेसल पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो धीरे धीरे लाइब्रेट होने लगती है, पूरी तरह से गल जाता है। क्लियर? चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल और एक इंपॉर्टेंट सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका फ्यूल सेल। क्या नाम है, फ्यूल सेल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर?